जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के अपने दूसरे टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक आप लोगों को चैनल पर अपलोड है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं जाके। उसके बाद ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसी तरीके से हम लोग 75 प्लस टॉपिक करने वाले हैं। स्टैटिक जीके में हमारी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और आप भी जानते हैं, कोई भी एग्जाम हो, 50% पोर्शन केवल स्टैटिक जीके का होता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, रेलवे का हो, एसएससी का हो, स्टेट एग्जाम हो, पुलिस का हो, बैंकिंग का, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे भी जीके पूछी जाती है वहाँ 50% वेटेज किसका होता है? जीके का ही होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए हुए। तो आज हम लोग अपना दूसरा लेक्चर कर रहे होंगे जनगणना। और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा भर दिया है, नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत की 10 की जनगणना अब तक 2011 तक अब तक 15 बार हो चुकी है। मतलब जो 10 की जनगणना है वो 2011 तक 15 बार हो चुकी है। मतलब अब जो होगी वो 16वीं बार होगी। और इसकी शुरुआत 1872 में 10 की तौर पे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। मेयो ने शुरू तो किया था पर इसको ख़त्म नहीं कर पाए थे। और पहली पूर्ण जनगणना, यह स्थायी जनगणना 1881 में हुई थी। यह लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, शुरुआत किसके काल में हुई थी? मेयो के। लेकिन इन्होंने वो जनगणना खत्म ही नहीं की। लेकिन उसके बाद फिर कौन आए? लॉर्ड रिपन आए 1881 में। इन्होंने पूर्ण जनगणना कराई या स्थायी जनगणना कराई। तो ये हमारी, अगर गिनती के हिसाब से देखें तो दूसरी जनगणना है 1881 में। लेकिन पूर्ण जनगणना की बात करें तो पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और ख़त्म कब हुई थी? 1882 में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत की 2011 की जनगणना। जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। तो आप लोग ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही लिए हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, उनको भी अभी कवर करा देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग नोट से मुझे मिलते रहते हैं तो उनको हाईलाइट करता रहता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना है। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये हमारी 7वीं जनगणना है 2011 वाली। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से 3 छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम जीरो प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 दशक के दौरान इतने से बढ़कर इतनी हो गई। और भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान को बनाए रखा। मतलब जनसंख्या के मामले में भारत कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? चीन का है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इस दौरान देश की साक्षरता दर कितनी है? 64.83 से बढ़कर 69.3% हो गई थी। 2011 की जनसंख्या के दौरान के आंकड़े हैं ये। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जो हमारा और अगला पॉइंट है, इसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। इनको आप एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा काम आप लोग भी करते रहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि 2011 जनगणना के लिए कुल 27 लाख अधिकारियों ने 7,000 नगरों और कस्बों और 6 लाख गांवों के परिवारों के यहाँ जाकर आंकड़े जुटाए, जिसमें लोगों को लिंग, धर्म, शिक्षा स्तर और व्यवसाय इत्यादि में वर्गीकृत किया गया है। जनसंख्या का कुल लिंग अनुपात 2011 में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितना है? 944 महिलाएं हैं। इस कार्य में कुल 22 अरब रुपए खर्चा हुए थे। इसी जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया था। कौन सी जनगणना? जो 2011 की थी। उसके बाद भारत में ट्रांसजेंडरों की आधिकारिक संख्या 4.9 लाख है। 6 सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में आधी से अधिक आबादी निवास करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आगे हमारे पॉइंट है, 1.21 अरब भारतीयों में से 833 मिलियन मतलब लगभग 68.84% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 377 मिलियन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 1.21 के आसपास है, और पुरुष 62,32,70,258, और महिलाएं कितनी हैं, 58,75,84,719। ये पुरुष हो गए और ये हमारी महिलाएं हो गई। उसके बाद सभी जनगणना को भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, तो इन पॉइंटों को हम लोग बाद में कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साक्षरता या लिटरेसी कितनी है। देखिए कुल 74% है, 74.04% है। अगर बात करें पुरुषों की साक्षरता तो 82.14% है, महिलाएं हैं 65.46%। और पुरुष और महिला की साक्षरता में जो सबसे बड़ा अंतर है वो कौन से राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। और यहीं पे हम अगर बात करें कि मैक्सिमम साक्षरता कहाँ है, वो है केरल में 94%, फिर मिजोरम में 91.3%। उसके बाद अगर मिनिमम साक्षरता की बात करें तो मिनिमम कहाँ पे है, बिहार पे 61.8%, और उसके बाद यूपी 65.4%। तो ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो भारत में भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है, जो मैक्सिमम, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी और तेलुगु। तो आप लोगों को ये संख्या लिखी हुई है, जो हिंदी कम से कम 57.10%, अंग्रेजी 10.60%, बंगाली 8.90%, मराठी 8.20%, तेलुगु 7.80%। तो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है भारत में वो कौन सी, हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर बंगाली, फिर मराठी और फिर तेलुगु। तो ये हमारी भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाएं हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमने पॉइंट लिखे हैं। देखिए सभी जनगणना को भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आयोजित किया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। उसके बाद जनगणना से अंतिम डेटा 31 मार्च 2011 को जारी किया गया था और 20 मई 2013 को अपडेट किया गया था। तो ये भी डेट याद रखना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। कितनी आबादी है, 6,10,577 व्यक्ति हैं इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो कौन सा है, यूपी है, फिर एमपी है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है लक्षद्वीप। और सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा है, दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर। तो आपको ये बता दिए, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश का डाटा है और ये दोनों सबसे कम और सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या की सबसे तेज वृद्धि दर थी, कहाँ पे थी, मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.5%। आपको ये परसेंट याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, आप ये सीरियल याद कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। ये जनसंख्या घनत्व लिखे हुए हैं। उसके बाद बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश और फिर मिजोरम। आप लोगों को लिखा होगा 17, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम 52 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम और दिल्ली। ये सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है, केरल है 1084, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मणिपुर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, 17.5% है। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर भारत में वृद्धि हो रही है। और एक पॉइंट हमारा, जनगणना इतिहास में 1921 महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जनगणना के बिहाफ से, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो स्टैटिक जीके का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पक्का ही पूछा जाता है, एग्जाम आपका चाहे कोई भी हो। तो
तो आप लोग इतने मेन टॉपिक है जो वो तैयार कर लेना। जनगणना से रिलेटेड जितने टॉपिक थे मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इतना पूरा तैयार कर लेना। मिलते हैं अगले तीसरे टॉपिक के साथ, जल्दी मिलेंगे। तो सबसे मिलते हैं बाद में। जय हिंद।